चलो बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग बेटा सारे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग, सीएमए। और बच्चा ये जो सीएमए का सब्जेक्ट है, याद रखना, मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये सब्जेक्ट है क्या। एक सिंपल सा फंडा रखो, इसका सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप लोगों को पता है हमारे इंडिया में इस नाम की एक डिग्री भी होती है। अगर आप लोग चेक करोगे बट इसकी एक अलग से डिग्री होती है। इसको किसी जमाने में ICWAI के अंदर, ये जैसे हमारा ICI है ना, वैसे वैसे इसको बोलते थे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब बेसिकली ये जो सारा सब्जेक्ट है ये इवॉल्व करने वाले यही है। और ये सब्जेक्ट है क्या? बेसिकली थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान देता हूं। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? एक तो इसको हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं अकाउंट्स का छोटा भाई या अकाउंट्स की छोटी बहन। मजे की बात क्या है, इस सब्जेक्ट में तुम लोगों को बता देता हूं, अराउंड 80% से लेकर 90% प्रैक्टिकल चलेगा। तुम्हें बहुत मजा आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। और 10% बच्चा खाली इसके अंदर आपके पास थ्योरी आती है। और वो भी आप लोगों को जो थ्योरी अब आनी है वो आनी है MCQs के लिए बस। तो पहले किसी जमाने में इसके अंदर बहुत डिटेल में थ्योरी होती थी, अभी अपने को इतना डिटेल नहीं करना, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या करा, अब आप लोग के लिए मैंने पूरी बुक अमेंड कर दी, सारी की सारी बुक अमेंड कर दी। भाई ये अपनी कुछ बुक का कुछ चैप्टर है, जैसे मैंने एक चैप्टर आपको दिखा दिया, ये इस तरह से रहेगा अपना बुक का सारा सिस्टम। इसमें आपको बता देता हूं बच्चा, हमारे वही सारे क्वेश्चंस अनसॉल्व होंगे। थ्योरी के हम क्लास नोट्स लिखेंगे जैसे हम करते होते हैं, थ्योरी के सारे आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, राइट। वो हम अपना एक मोटा सा रजिस्टर, मैंने कल आपको वैसे मैसेज कर दिया था भैया कि अपने को एक मोटा सा रजिस्टर चाहिए, ये पतले पतले रजिस्टर से अपना सीएमए फुल नहीं होगा। और मेरे सारे बुक में मैंने क्वेश्चंस रखे हैं मैक्सिमम अनसॉल्व। अनसॉल्व क्यों? क्योंकि हमने क्लास में इसको लिख लिख के करना है। सीएमए जितना लिख लिख के करोगे उतना आएगा, और जितना इसको आप ओरल करने की कोशिश करोगे उतना नहीं आएगा, ये बात दिमाग में रख लेना। तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सब्जेक्ट क्या है, चलिए पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट, जैसा कि आप नाम जानते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो आप बताइए, बिजनेस में हम लोग सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का? आप मुझे बताइए कि हम लोग बिजनेस में एक चीज का सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करते हैं। जब तक आपको उसकी कॉस्ट नहीं पता होगी, आप प्रॉफिट किस में ऐड करोगे, राइट। अब कॉस्ट कैलकुलेशन करते वक्त बहुत सारे पॉइंट्स और दिक्कतें आती। जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे उसमें फंडे होते हैं जो हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेशन में करने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा कॉस्ट कैलकुलेशन में 3 मेन फैक्टर्स होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। बिजनेस में क्या चाहिए होता तुम्हें? एक मटेरियल, एक क्या चाहिए होता है बिजनेस में, कोई प्रोडक्शन करोगे क्या चाहिए? लेबर, और बाकी छोटे मोटे खर्चे जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स, राइट। हम उसे क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, इन सब का कैलकुलेशन आपने कैसे करना है, इनका टोटल कॉस्ट आपने कैसे निकालनी है। एक प्रोडक्ट आपने बनाया, उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, ये सब चीजें आपकी याद रखना इस सब्जेक्ट में हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए अब मटेरियल है आपके पास, वो रॉ मटेरियल का आपका कंजम्पशन का क्या खर्चा लगा। अच्छा, अब आपको पता है लेबर, लेबर भी कई प्रकार की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कई सारी लेबर होती है। लेबर की कॉस्ट हमने कैसे कैलकुलेट करी, ओवरहेड की कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिजनेस के छोटे मोटे जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, याद रखना, उसको हम ओवरहेड बोलते हैं। जो बिजनेस के छोटे मोटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ओवरहेड्स। तो ये जो हमारा मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है, हम इन सब का एक पूरा टोटल करते हैं। इससे हम लोग वहां पर सारी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब आपको छोटा सा एक एग्जांपल देने जा रहा हूं बेटा। तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में सपोज कर लो, मान लो एक बंदा है, पहले थोड़ा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट हमारा बेसिकली है क्या। अब जैसे मान लीजिए कि अगर सपोज कर लो, आज अगर मान लो मैं फैक्ट्री एक लेके बैठा हूं, भैया फैक्ट्री में मैं क्या कर रहा हूं? प्रोडक्शन कर रहा हूं।
ठीक है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहा हूं, और प्रोडक्शन में बेटा बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा पहला खर्चा, मुझे सपोज कर लो बेटा फैक्ट्री के अंदर चाहिए रॉ मटेरियल। अच्छा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए लेबर, क्योंकि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कौन बना के देगा? लेबर। ठीक है, अच्छा फिर इन सब के लिए मुझे चाहिए छोटे मोटे खर्चे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे, ओवरहेड्स हो गए हमारे। जब मैं इन सब का टोटल करता हूं तो जाकर मेरे बिजनेस में कॉस्ट आती है। अच्छा, सपोज कर लो बच्चों जब मैंने ये टोटल कॉस्ट निकाली, फिर मैं क्या करता हूं, मैंने टोटल कॉस्ट करके मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए। सपोज कर लो मेरी टोटल कॉस्ट हो गई 1 लाख रुपए, मैंने यूनिट्स बनाए 10,000, तो मुझे एक बार पता लगेगा कि मेरा पर यूनिट का कॉस्ट कितना है। व्हाट इज माय कॉस्ट पर यूनिट, मतलब मैं 1 लाख को 10,000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा? 10 रुपीस। समझ में आया? ये पूरे सब्जेक्ट का मोटिव यही होता है कि एक यूनिट के पीछे हम कितना कॉस्ट इनकर कर रहे हैं वो कैलकुलेट करना। ये पूरे टॉपिक का मोटिव ही यही है, याद रखो। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, जब तक तुम्हें कॉस्ट पर यूनिट नहीं पता होगी, अब तुम इसी में प्रॉफिट जोड़ते हो, ठीक है, फिर तुम इसी में प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस ऐड करते हो। बेटा ये इशिका शर्मा कौन है? अपना कैमरा ऑन रखना। तो अपना इसी के अंदर आप क्या करते हो बेटा? प्रॉफिट जोड़ते हो। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला पर्पस क्या होता है? पहला पर्पस होता है कॉस्ट कैलकुलेट करना। बेटा पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा, इस सब्जेक्ट के अंदर हम सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे, हम यहां पर कॉस्ट कैलकुलेशन करने के साथ कॉस्ट को कंट्रोल करना भी सीखते हैं। आपको पता बच्चा, इस कोर्स के अंदर हमारा सीएमए सब्जेक्ट के अंदर क्या सिखाया जाता है कि कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल मतलब कॉस्ट की वेस्टेज होने से रोकना। कंट्रोल क्या होता है? सपोज कर लो आप सोचते हो कि मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं और मैं वो प्रोडक्ट 10 रुपीज में बना लूंगा, बट एक्चुअली में वो प्रोडक्ट तुमने कितने का बनाया? 12 का। अब तुम्हें 2 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लगे? वो 2 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लगे वो भी तुम कैलकुलेट करते हो इसी सब्जेक्ट के अंदर। सो दिस सब्जेक्ट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, याद रखना। इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं सिखाते, कॉस्ट कंट्रोल करना भी सिखाते हैं, और याद रखना कॉस्ट रिडक्शन भी सिखाते हैं। हाउ टू सेव कॉस्ट, हाउ टू कंट्रोल कॉस्ट, how to stop the wastage of cost. So everything will be taught in this particular subject. Got it? चलिए हम लोग यहां पर बच्चा लिखना शुरू करेंगे, हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग हमारी क्या होगी? सबसे पहले कॉस्टिंग बेसिक्स, ठीक है, एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले थोड़ा सा हमारा सिलेबस का इंट्रोडक्शन। देखो हमारा सिलेबस आपको पता बेटा, ये पेपर 4 है हमारा, ग्रुप 2 का पहला पेपर है, अपना 100 नंबर का। इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये जो हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर है, ये सारा का सारा बच्चा क्या है? थ्योरी पार्ट। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% खाली इसमें थ्योरी है, राइट? तो याद रखना आईसीआई भी यही कहता है बेटा, आपका जो पहला थ्योरी पार्ट है ये सारा का सारा 10 से 15% है। आप लोग क्या करेंगे? आप इसको नोट वो करें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको याद रहेगा कि मेरे को कितना वेटेज है मेरे हर चैप्टर का। ये मैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे आपको बता रहा हूं व्हाट इज द वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। तो आप एक काम करें, ऊपर लिखे नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज फॉर थ्योरी। याद रखेंगे ये थ्योरी के लिए है और इसकी वेटेज कितनी है? 10 से लेकर 15%। इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिटेल्स जो हैं वो आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली चैप्टर का नाम याद रख लें, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थ्योरी के लिए 10 से 15% इसकी वेटेज है। अच्छा, हाँ जी, थ्योरी का नहीं बेटा, इसमें क्या होता है आपको बताता हूं। इसमें थ्योरी आपको ज्यादातर कवर होती है केस स्टडीज में, हाँ, बट इसमें एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं। जैसे आपको पता है अकाउंट्स में कई बार आता है कि आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया थ्योरी का,
आ गया ना छठा क्वेश्चन, सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। जैसे मान लो जो छठा क्वेश्चन लास्ट वाला होता है। अब जैसे अब आपको पता होगा पेपर आपके दो सेक्शन में आने, एक सेक्शन ए होगा 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो उसमें भी थ्योरी वाला क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो अब ये मान के चलो बेटा इसमें 10 से 15% थ्योरी की वेटेज है, राइट। अब इसमें क्या होगा, जैसे आप सब ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर बच्चा आपको मैं पहले क्लेरिफाई कर देता हूं। ये चैप्टर हम लोगों ने सारा का सारा आईसीआई बुक से पढ़ना है। सर आप इसकी क्लास दोगे? हाँ जी दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। इसकी मैं आपको एक सेपरेट क्लास दूंगा। ये सारा का सारा चैप्टर हमने कहां से करना है? आईसीआई बुक से पढ़ना है। और इसमें क्या होगा, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। आपको याद है +1 जब हम शुरू करते हैं अकाउंट्स तो हमें टीचर क्या पढ़ाता है? अकाउंटिंग टर्म्स सिखाता है, प्रिंसिपल्स सिखाता है सारा, ठीक है। इसी तरीके से ये स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर कॉस्ट की सारी इंट्रोडक्शन थ्योरी है। तो ये हम लोगों ने सारी की सारी कहां से पढ़नी है? आईसीआई बुक से। इसको बाहर से पढ़ने की कहीं और से जरूरत नहीं है, याद रखना। नो नीड टू स्टडी फ्रॉम एनीवेयर एल्स, ठीक है। इसकी हम एक सेपरेट क्लास रखने वाले हैं। इसमें सारी चीजें क्या आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो ये सारी हम एक स्पेशल क्लास रखने वाले हैं। कॉस्टिंग में हम टर्म्स यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम सब करेंगे बड़ा थ्योरी के लिए। इसकी स्पेशल क्लास रखने वाले हैं थ्योरी की अलग से। हाँ जी बच्चा, नहीं बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये नोट करने की जरूरत है, ये वाला पोर्शन, दैट्स इट। आपको याद रहेगा ये थ्योरी का पोर्शन और इसके 10 से 15% वेटेज है। लिख लिए? बस ठीक है। अब आ जाओ आप सबसे पहले जो मेन हमारा पार्ट है, विच इज कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। जैसे ये हमारा बेसिक्स है बच्चा, इसको नोट करें। ये हमारे सिलेबस का मेन पार्ट है। जैसे मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं बच्चा, ये हमारे सिलेबस का पार्ट 2 मेन पार्ट, इसको जरूर नोट करें। ये बेसिक्स है। जैसे आपको याद है अब जब अकाउंट्स करते हो, देखो मैं हर चीज आपको अकाउंट से कंपेयर कर रहा हूं बिकॉज आप लोग अकाउंट्स कर आए हो। अब जैसे आप अकाउंट्स करते हो, अकाउंट्स में आप क्या करते हो? सबसे पहला चैप्टर जर्नल करते हो, जर्नल जर्नल सीखते हो। बस भाई इसी तरीके से याद रखो, कॉस्ट शीट तुम्हारा कॉस्टिंग का जर्नल है। अगर जर्नल आता है तो तुम बाकी सारे चैप्टर्स कर लेते हो। इसी तरीके से कॉस्ट शीट आती है तो बाकी चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। दिस कॉस्ट शीट विल बी यूज्ड, इसके जो फंडास हैं, इट विल बी यूज्ड इन मोर देन अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 चैप्टर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। और चिंता मत करो, हम लोग आज इसी का इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट शीट का, और ये प्रैक्टिकल है सारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है बच्चा? ये देखो मटीरियल, ये हमारे अगले चैप्टर का नाम होगा मटीरियल। मैंने आपको भी क्या बताया, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए 3 चीजें मेन होती है, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स। हमने क्या नोट करना बेटा? मटीरियल, ठीक है। अभी वेटेज मत नोट करना। आपका अगला चैप्टर क्या होगा? मटीरियल। उसका अगला चैप्टर क्या होगा आपका? लेबर। इसको बोलते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्लॉय कॉस्ट, दैट इज लेबर। उसके अगला चैप्टर क्या होगा? एम्प्लॉय कॉस्ट नोट करने के बाद ऊपर नोट करा मटीरियल, फिर क्या नोट करा? एम्प्लॉय कॉस्ट, दैट इज लेबर। फिर इसके बाद आपके पास आएगा अगला चैप्टर ओवरहेड्स। अब सुनो, इन 3 चैप्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नाम देते हैं MLO। इन तीनों की 35% से लेकर 40% वेटेज है। दैट मींस अराउंड आपका सपोज कर लो कि भाई 35 से 40 नंबर MLO है आपका। तो MLO सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। MLO इन सबकी मिला के वेटेज कितनी है? अराउंड, आप इसको चेक कर सकते हो, 35 से लेके 40%। यह आपके सिलेबस का सेक्शन 2 है। तो हमारे सिलेबस का पहला सेक्शन क्या है? हमारे सिलेबस का सेक्शन नंबर 1 है थ्योरी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 1। और उसके साथ क्या है? कॉस्ट शीट, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, जो हमारा सिलेबस होगा,
सिलेबस का हमारा पहला सेक्शन क्या है? फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 1, वो क्या था बच्चा जो आप नोट कर रहे हो? थ्योरी पार्ट प्लस कॉस्ट शीट। अब थ्योरी और कॉस्ट शीट ये दोनों मिला के इसकी वेटेज कितनी है? 10 से लेकर 15%। सिलेबस का सेक्शन 2 क्या आपका? MLO। MLO याद रहेगा बच्चों, दैट इज मटीरियल लेबर ओवरहेड। इन सबकी वेटेज कितनी है? 35 से लेकर 40%। पहले देखो, दो सेक्शन क्लियर है और मैंने इसी ऑर्डर में चैप्टर चलने हैं। हमारा पहला चैप्टर कौन सा होगा? कॉस्ट शीट। दूसरा कौन सा होगा? मटीरियल। तीसरा क्या होगा? लेबर। चौथा क्या? ओवरहेड्स। इस तरीके से बच्चों ये डन हो गया, ठीक है। ओवरहेड्स के साथ ही एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं एबीसी कॉस्टिंग। अब इसमें लिख सकते हैं एमएलओ एंड एबीसी कॉस्टिंग। इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये सब हमारे सेक्शन 2 में आने, एमएलओ एंड एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले बेटा हम लोगों ने अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए पहले सिलेबस, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास देखना सेक्शन 3 में क्या क्या आता है बच्चों। सेक्शन 3 में आपके पास आता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। अब ये जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है, याद रखेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली ये जो सारा पोर्शन है ये 20 से 25% आपका सेक्शन कवर कर जाता है। 20 से 25% बड़ा इसकी वेटेज है सेक्शन 3। अब सर इसमें कौन से चैप्टर्स आते हैं? जैसे मान लो बेटा इसमें आता है सिंगल आउटपुट। अब सिंगल आउटपुट क्या है? ये एडवांस लेवल होता है कॉस्ट शीट का। इट इज एडवांस लेवल ऑफ कॉस्ट शीट। बच्चों याद रखना, सिंगल आउटपुट इज नथिंग, इट इज जस्ट द एडवांस लेवल ऑफ कॉस्ट शीट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंगल आउटपुट। फिर हम लोगों ने इसमें करना है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। बच्चों हमारे पास इसी के पार्ट आता है बैच कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग। ये सब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग होते हैं। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बेसिकली आपको क्या सिखाता है कि कॉस्ट आपने कैलकुलेट तो करनी है, बट इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो ये सारा हम इसमें सीखेंगे। फिर इसमें एक मेन चीज आती है विच इज कॉल्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग। सर प्रोसेस कॉस्टिंग क्या सिखाता है आपको? देखो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, याद रखना ये बहुत ही धांसू चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग आपको क्या सिखाता है? आपको पता है कई बार काम करने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे मान लो एक काम एक बार में खत्म नहीं होता, उसको कंप्लीट करने के लिए 2-3 प्रोसेस से निकालना पड़ता है उसको, ठीक है। तो उसको हम लोग हर प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। हर पार्ट की, हर प्रोसेस की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, फिर इसमें एक आता है सर्विस कॉस्टिंग। सर व्हाट इज सर्विस कॉस्टिंग? बड़ा जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई फॉर एग्जाम्पल। अब ट्रांसपोर्ट वाले क्या दे रहे हैं? वो सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो उन लोग अपनी कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब हम लोग के दिमाग में ना एक थोड़ा सा बड़ा एक लिमिटेड सा व्यू है कि जब भी हमने कॉस्टिंग करनी है हम प्रोडक्शन और फैक्ट्री की करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी। कॉस्टिंग मींस कॉस्टिंग फॉर एवरीवन। अब सपोज एक ट्रांसपोर्ट वाला बंदा है जिसका बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, उसकी बसें चलती हैं, तो भाई वो किस तरह से कैलकुलेशन करेगा, राइट? एक होटल है, होटल अपनी कॉस्टिंग कैसे करेगा? ये हर एक चीज इसमें सिखाई जाती है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड सर्विस कॉस्टिंग। हाँ जी, तो सेक्शन 3 इज क्लियर टू एवरीवन। सेक्शन 3 बच्चा हमारे पास आ गया 20 से 25 नंबर का। फिर आपके पास आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 आप याद रख लो, SMB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SMB, सर SMB क्या है सेक्शन 4 के अंदर? ये होता है बड़ा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बहुत ही शानदार चैप्टर। फिर होता है मार्जिनल कॉस्टिंग और फिर आता है बजटरी कंट्रोल। बच्चों ये SMB याद रखो,
ये इटसेल्फ आपका 25 से लेकर 30% तक आपका इसका वेटेज है। 25 से लेकर 30% भाई इसकी वेटेज चलती है, 25 से लेकर 30%। हाँ जी, ये सिलेबस का पार्ट बेटा सारा समझ में आ गया। एसएमबी मैं भी आपको इसकी डिटेल्स नहीं बता रहा, बिकॉज अभी बताऊंगा भी तब भी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी। ये हम लोगों ने सारा कवर कर ही लेना है। तो बच्चों हमारा जो सिलेबस है ना, वो जो मेन हमने समझना है वो 4 सेक्शंस में होगा। फर्स्ट सेक्शन थ्योरी एंड कॉस्ट शीट, ठीक है। सेकेंड सेक्शन एमएलओ एबीसी। थर्ड सेक्शन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। फोर्थ सेक्शन एसएमबी। ओके, तो भाई जो सिलेबस का फंडा है, आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद द सिलेबस वाला फंडा, ठीक है। 4 सेक्शन में बेटा हमने पूरे सिलेबस को डिवाइड करा है। अब तुम लोग को ना मैं एक बार थोड़ा सा ना ये एक चार्ट दे रहा हूं, इसको समझना। ये मैं आपको थोड़ा चैप्टर वाइज बता रहा हूं, कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा बार पेपर में आया हुआ है और कौन सा थोड़ा कम आया हुआ है। अगर आप देखोगे, एक छोटा सा मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है। इसमें क्या कहानी, इसको ध्यान से देखना। अगर आप इसमें चेक करते हो ना बच्चा, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक छोटा सा यहां चार्ट बनाया, ये देखिए। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंगली जैसे अगर आप देखते हो, ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर देखो, ये अगर आप देखोगे तो एवरेज 7.5, कोई 5, कोई 5, कोई 10, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 नंबर की एवरेज ये चैप्टर आए हुए। राइट, आप चिंता मत करो, जब मैं आपको बुक दूंगा उसमें ये चार्ट ऑटोमेटिकली होगा, ताकि ये हम लोग को जब हमने पढ़ना है हमें पता लग जाए कि कौन से चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, कौन से चैप्टर की वेटेज कम है। मटेरियल, अब देखो बेटा मटेरियल कितना रेलेवेंट चैप्टर है, 10 नंबर का ऑलमोस्ट हर साल आया हुआ, हर साल। लेबर, लेबर देखो कई कई बार 15 नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ और कई कई बार 5 नंबर का भी आया हुआ। तो एवरेज लेबर 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन। ओवरहेड्स, अब देखो 10-5 10-5 की गेम चल रही है ओवरहेड्स में, अब देख रहे हो ओवरहेड्स 10-5 10-5। एबीसी, एबीसी अब देखो बड़ा, एबीसी बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, 10-15 10-10 10-10 10-10 10-10 10। सोचो एबीसी कितना रेलेवेंट हो गया। ये एमएलओ के साथ आता है एबीसी, ओवरहेड्स के साथ ही आएगा सारा कुछ। देन द चैप्टर विच विल बी स्टार्टिंग टुडे, कॉस्ट शीट। सी, ऑलमोस्ट एवरी ईयर 10 मार्क्स। कैन यू सी दिस? Almost every year 10 marks. So cost sheet is very important. Like journal is very important for accounts, cost sheet is very important for accounts. Then we have cost accounting systems. बच्चा ये भी हमारा एक्चुअली एमएलओ एबीसी के साथ ही आएगा। इसको हम लोग इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग भी बोलते हैं, मैं कराऊंगा आपको। ये अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर का एवरेज चलता है। बैच कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ये बीच में कभी कभी आता है और कभी कभी इसको छोड़ देते हैं, तो एवरेज आप कह लो ये कम आता होता है थोड़ा सा, बट छोटा चैप्टर है, हम लोग करेंगे। अच्छा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपके न्यू सिलेबस में है नहीं, तो ये हटा दो। ये किसी टाइम पे चैप्टर होता था, अब आपके न्यू सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज नॉट देयर। प्रोसेस कॉस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, बेटा ये भी प्रोसेस कॉस्टिंग का ही पार्ट है। तो आप इसकी एवरेज लोगे तो ये दोनों की एवरेज ले लो, अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 नंबर। क्योंकि अगर हम प्रोसेस कॉस्टिंग बोले ना, तो प्रोसेस कॉस्टिंग के 3 पार्ट होंगे चैप्टर के। एंड जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बेटा कुछ नहीं हो, प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट ही है, याद रखना। सर्विस कॉस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया बेटा, सर्विस कॉस्टिंग 10 10 10 10 ऑलमोस्ट एवरी ईयर। अब आ जाओ लास्ट के 3, एसएमबी। एसएमबी क्या है बेटा? एसएमबी स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट। अब आप देखो इसकी वेटेज देखो तीनों चैप्टर्स की मिलाकर, ये करो एवरेज वेटेज टोटल करो बेटा कितना बना। मतलब अगर आप देखते हो भाई, तो अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 नंबर का पेपर इसमें से। सो अगर हम लोग पढ़ना शुरू करें, देखो हम लोग को क्या होता है, हम ना गधों की तरह पढ़ते हैं, हम हार्डवर्क पे बहुत ज्यादा करते हैं, हम स्मार्ट वर्क नहीं करते। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो आप नोटिस करो आपके लिए एसएमबी कितना रेलेवेंट है। एक ये रेलेवेंट हो गया सबसे ज्यादा। अच्छा, फिर अगर तुम थोड़ा स्मार्टली प्ले करो तो तुम्हें पता है कॉस्ट शीट तो चलो करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, कॉस्ट शीट हम छोड़ ही नहीं सकते बिकॉज बेसिक्स है, राइट।
फिर अगर तुम नोटिस करोगे तुम्हारे लिए एमएलओ कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमएलओ के साथ ये चार चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे होता है ना हम लोग सर चैप्टर कौन सा करे कौन सा छोड़ दे, तो आप देखो इससे आपको सारा कुछ पता लग जाता है। और जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग वाला चैप्टर था ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो चारों सेक्शन से हमने इंपॉर्टेंट पार्ट निकाल लिया। ठीक है, याद रखना चारों सेक्शन से हमने इंपॉर्टेंट पार्ट निकाल लिए। हाँ जी बच्चों, पहले बताओ यहां तक कहानी सारी क्लियर है? चलो भाई, ये तो बड़ा एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, सिलेबस क्या है, सिलेबस की कहानी क्या है। आइए हम एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पढ़ना शुरू करते हैं। चलो थोड़ा सा थ्योरी बेसिक्स अभी मैं कराऊंगा, और कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगा जो हमारे लिए जरूरी होंगी, बिकॉज इसको अंडरस्टैंड किए बगैर हम लोग सम्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग की टर्म्स हैं। राइट डाउन। पहला, कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होता है? बच्चों ने बड़ी कॉमन सी बात सुनी हुई है, कॉस्ट होता क्या है? कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेस। लिखना शुरू कर दीजिए। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेस। It can be expressed as noun as well as verb. As a noun, it can be defined as a noun, it can be defined as the amount of expenditure, the amount of expenditure actual or notional, actual or notional incurred on or attributable to a specified article, product or activity। तो भाई साहब कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, पहले बात को समझो। व्हाट इज कॉस्ट? देखो कॉस्ट होता है कि हम लोगों ने जब कोई चीज खरीदनी है, हमने कोई गुड्स खरीदना है या हमने कोई सर्विसेज किसी से लेनी है, हम उसके बदले उसको क्या पैसा देते हैं, दैट इज कॉस्ट। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो कॉस्ट क्या है? अगर मान लो मैं आपसे कोई सामान खरीद रहा हूं या बाय कर रहा हूं, तो मैं उसके बदले आपको क्या अमाउंट दे रहा हूं, दैट इज कॉस्ट। तो कॉस्ट को हम लोग नाउन भी कह सकते हैं, कॉस्ट को हम वर्ब भी कहते हैं। नाउन मतलब क्या? देखो जो भी आपने खर्चा करा, अभी एक खर्चा होता है एक्चुअल, एक होता है नोशनल। एक्चुअल जो आपने एक्चुअली में पे करा, नोशनल जो आप सोच के बैठे हो मैं पे करूंगा। याद रखो जब आप कोई आर्टिकल करते हो, खरीदते हो या बनाते हो या कोई प्रोडक्ट खरीदते हो या कई बार एक्टिविटी पे आप खर्चा करते हो, ये सारे खर्चे हमारे किस टर्म में जाते हैं बच्चा? कॉस्ट। और वर्ब, as a verb it can be as an action to ascertain the cost of specified thing or activity। सर ये आप क्या कहना चाहते हो एज ए वर्ब? देखो जब आप सपोज कर लो कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो तो दैट बिकम्स अ वर्ब। यू नो वर्ब इज एन एक्शन, एवरीवन नोज इट, बट इतना इंग्लिश सबको आता है। वर्ब बेसिकली क्या होता है? एक्शन। तो जब मैं कोई कॉस्ट को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हमारा काम सिर्फ कॉस्ट को कैलकुलेट करना नहीं होगा, हमारा काम होगा कॉस्ट को कंट्रोल भी करना, वेस्टेज होने से रोकना। तो याद रखना जब हम लोग यहां पे काम करते हैं कि हम लोग वहां पर कॉस्ट की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो कॉस्ट क्या होता है? मैंने कोई आर्टिकल खरीदा, मैंने उसके लिए पैसे पे करे, मैंने कोई एक्टिविटी करी उसके लिए पैसे, मतलब मान लो किसी की सर्विसेज ली उसके लिए पैसे पे करे, ये हर चीज क्या है? ये सारी चीजें कॉस्ट है। एवरीथिंग इज कॉस्ट जिसके लिए मैं पैसा पे करता हूं। अच्छा, अब जब सपोज कर लो मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो वो भी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट है, राइट? बट इसमें एक टर्म और आती है विच इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। नाउ लेट मी क्लैरिफाई
देखो बच्चा, मुझे स्टार्टिंग में ना ये थोड़ी टर्म्स आपको बतानी पड़ेंगी। रीजन ये है, जैसे अगर आप लोग सपोज जब अकाउंट्स करते हो तो बेसिक टर्म्स अगर ना आए तो आपको अकाउंटिंग करने में दिक्कत आती है। इसी तरीके से आपको ये टर्म्स समझ में आनी चाहिए। अगर आपको इनका डिफरेंस नहीं पता होगा तो आपको कल को सम्स करने में मुश्किल आएगी। तो मैं बिल्कुल बेसिक से चीजें उठा रहा हूं, बिकॉज अगर आपको इसका डिफरेंस नहीं आता होगा आपको सम करने में मुश्किल आएगी। तो जैसे एक टर्म आ गई कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया, जो हम किसी को गुड्स एंड सर्विसेज के लिए देते हैं। बट एक हो गया कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग क्या है? हम जब कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं उस टेक्निक को कॉस्टिंग बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा फंडा, मैंने आपको बोला, मैंने कहा दीदी ये कैलकुलेटर मुझे बेच दो। अब ये कैलकुलेटर जो मेरे को बेच रही है, सपोज ये 500 रुपए का मेरे को बेच रही है, 500 रुपए का शी इज सेलिंग विद द कैलकुलेटर। अब ये जो कैलकुलेटर मुझे बेच रही 500 रुपए का, बेटा वो क्या है? दैट इज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द कैलकुलेटर। अब सपोज कर लो वो 500 रुपए कॉस्ट निकाली कैसे? वो 500 रुपए कॉस्ट कैसे निकाली? सपोज कर लो बेटा, ये जो कैलकुलेटर है इसके बटन है प्लास्टिक के, उसको लगाने का लग गया 100 रुपया, इसके अंदर बैटरी लग गई 100 रुपए की, ठीक है, इसके ऊपर हल्का सा ग्लास लगा, वो लग गया 50 रुपए का। तो वो जब हम सारा कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन को क्या बोला जाता है? कॉस्टिंग। सो सिंपल सा भाषा में, टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। ठीक है, पर इसमें एक चीज और होती है, समझो। एक टर्म होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक टर्म होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है। अच्छा, अब मजे की बात, सर कॉस्ट अलग है? हाँ जी, कॉस्ट अलग है। कॉस्टिंग अलग है? हाँ जी अलग है। कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है? हाँ जी अलग है जी। अब कॉस्ट अकाउंटिंग अलग टर्म है, समझो। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट which begins with the recording of income and expenditure, which begins with the recording of income or expenditure or the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statements and ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling cost. For ascertaining and controlling cost. तो बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है भाई? देखो, एक सिंपल सा फंडा बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग सारी की सारी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। हमारा मुद्दा क्या होता है कि हमने बच्चा कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसमें सारे खर्चे, इनकम्स, सब चीजें नोट करनी है। और आप ये सारा चीजें कैसे करते हो बच्चा? ये आप करते हो पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स बनाकर। हाउ डू यू कैलकुलेट इट? बट आप कैलकुलेट करते हो, पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स बनाते हो। तो याद रखना, व्हेन वी डू एवरीथिंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ लेट मी जस्ट क्लेरिफाई द डिफरेंस। आपको पहले मैं तीनों का डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट इज द अमाउंट वी आर पेइंग इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज, दैट इज कॉस्ट। ठीक है, बट भाई साहब कॉस्टिंग क्या होती है? कॉस्ट को कैलकुलेट करने की टेक्निक्स और मेथड्स को हम कॉस्टिंग बोलते हैं। बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? उस टेक्निक और मेथड को जब हम यूज करते हैं तो हम उसके लिए स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जो हम सारा सीखेंगे, जो हम सारा सीखते हैं बेटा, जो स्टेटमेंट्स हम बना बना के सीखते हैं, हम उसमें इनकम, खर्चे सब नोट डाउन करते हैं। तो जब हम उसको राइटिंग में प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या होता है बच्चा हमारे पास? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको रिपोर्ट तैयार करने को बोलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बोलता है भैया कि आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट तैयार करो कि भैया कितनी कॉस्ट हो गई।
सिंपल सी भाषा में, जब आप एक स्टूडेंट हो, आप जितने भी वहां पर सारी स्टेटमेंट्स बनाओगे तो आप क्या कर रहे हो, आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो। बट रुको, यहां पर एक टर्म और है, अब तुम्हें और मजा आएगा। एक टर्म और होती है, इसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब ये चारों टर्म्स जो है ना बेटा, ये चारों तंग करती होती है, याद रखो। अब 2 मिनट मेरी बात सुनना, फिर मैं तुम्हें नोट करवाता हूं। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी? सिंपल सा फंडा है बेटा, जो तुमने प्रिंसिपल मेथड सीखे उसको यूज भी तो करना है रियल लाइफ में। तो जब आप उसको अप्लाई करते हो, व्हेन यू अप्लाई दैट नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ द एंटायर नॉलेज, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। सो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर हम बात करें, हम अभी बचपन में है, मतलब हम सीएमए के बचपन में, अभी हम लोग पहले क्या सीखेंगे, कॉस्ट क्या होती है, हमने डेफिनेशन सीख ली। फिर हम धीरे धीरे टेक्निक सीखेंगे। जो टेक्निक हम सीखना शुरू कर देंगे वो क्या होगा, एज अ स्टूडेंट कॉस्टिंग हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कॉस्टिंग कर रहे हैं। बट याद रखो, जब उस टेक्निक को सीखने के लिए हम सम्स करेंगे, जो हम पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर हम सीए बन गए, ऐसे पागलों की तरह मेहनत करके करके हम सीए बन गए भैया, ठीक है, सीए बन गए। और जब हम लोगों ने यहां पर इसको अप्लाई करना शुरू करा, तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, कॉस्ट अकाउंटेंसी। यू गॉट द डिफरेंस इन ऑल 4 पार्ट्स? तो ये चारों का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। द प्रिंसिपल, मेथड्स, टेक्निक्स, जिसके अंदर हम लोग सारा का सारा एप्लीकेशन करते हैं, उसको हम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्योंकि बिजनेस क्या करता है, बिजनेस बच्चा कॉस्ट अकाउंटेंसी आपको लगाने को बोलेगा, ताकि आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। और अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट पता होगी तभी आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकोगे। सिंपल सा फंड है। अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट नहीं पता होगी तो आप प्रॉफिट कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। हाँ जी, बड़ा नॉर्मली जब होता है ना, जब इंडस्ट्रीज की बात करें, तो इंडस्ट्री क्या करती है मेरे बच्चा, वो हमेशा ना कॉस्ट पर यूनिट पे ही कैलकुलेशन करती है। याद रखो, इंडस्ट्रीज क्या देखेगी, मुझे एक बात बताओ, अब सपोज कर लो कोई भी इंडस्ट्री है, वो अपना पर यूनिट का प्राइस डिटर्मिनेशन चाहेगी कि नहीं चाहेगी, ताकि वो पर यूनिट के बेस पे कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा रही। कंपनी क्या बोलेगी, मेरे को टोटल सारे चाहिए, नहीं, या तो बैच में बनता है, जैसे दवाइयां होती है वो बैच में बनती है, तो वो पर बैच के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स गाड़ियां बना रहे, तो बेटा वो गाड़ियां बैच में थोड़ी बिकती हैं। गाड़ियां तो एक बड़ा प्रोडक्ट है ना, इंडिविजुअल कार्स दे सेल इट इंडिविजुअली, तो वो देखेंगे ना मुझे पर कार पे क्या कॉस्ट पड़ रही है, उसमें फिर डीलर्स मार्जिन, शोरूम वाले का मार्जिन, ठीक है, वो सारा कमीशन कमीशन ऐड करा, सरकार के टैक्सेस ऐड करे। और जब तक मुझे वो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कार नहीं पता होगा, तब तक मैं सारी चीजें ऐड नहीं कर सकता। सो दिस इज वाई दिस इज वेरी वेरी रेलिवेंट, ठीक है। अब जैसे मेडिसिन बनती है, तो मेडिसिन तो बैच में बनती है, खुद सोचो ना, वो तो आप कभी एक गोली की कॉस्ट कितनी, कंपनी ये नहीं देखती, कंपनी एक पत्ता, और वो बैच बनता है, वो पत्ता भी नहीं होता, बैच होता है उसका। तो इसलिए इसमें प्रोसेस हमारे पास एक है बैच कॉस्टिंग का। अब देखो मैंने भी नाम लिया, चैप्टर का नाम है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, सारा उसके अंदर आता है। ओके, तो भाई अब हम लोग लिखेंगे पहली हेडिंग हमारा, इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो हम लोगों ने बेसिकली बीइंग अ स्टूडेंट क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है, राइट। तो जब आप लोग सीए बन जाओगे फिर आप कॉस्ट अकाउंटेंसी करना शुरू कर दोगे। तो भाई अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, याद रखो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लिखो हेडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। बड़े ये फ्लोचार्ट ठीक से बनाना। कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब
कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले याद रखो, कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग करना सीखोगे ना, तुम्हारा पहला काम होगा टोटल कॉस्ट निकालना। टोटल कॉस्ट निकाल लो, उसके बाद तुम्हारा दूसरा काम क्या होता है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करना। तुम्हारा दूसरा काम क्या होगा बच्चा, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना। देखो फर्स्ट फंडा क्या है, कॉस्ट कैलकुलेट करी। सेकंड फंडा क्या होगा भाई, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा और उसके बाद क्या निकाला, सेलिंग प्राइस। अच्छा, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको इनिशियली क्या बोला था, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करना, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना नहीं होगा, हमारा काम होगा कॉस्ट को कंट्रोल भी करना। हमारा जो वर्क प्रोसेस होगा बच्चों, याद रखना, दैट विल बी ऑल्सो कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब जब हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, अब कॉस्ट को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, ध्यान से देखना बच्चा। 2 मिनट जरा सामने देखो सारे बच्चे, फिर मैं तुम्हें नोट करवा देता हूं। डोंट वरी अबाउट इट, मैं नोट करने का प्रॉपर टाइम दूंगा। कॉस्ट हम कंट्रोल कैसे करते हैं, हम पहले एक स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं। सर व्हाट इज स्टैंडर्ड सेट करना, मैं इतने खर्चे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी इंडस्ट्री है, मैंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि यार मैं ना 10,000 रुपए एक्सपेंस करूंगा, मतलब कोई यूनिट बनाने में मैंने 10,000 रुपीज स्पेंड करना है, और मैं एक्चुअली में कितना स्पेंड कर रहा हूं, मान लो मैं 12,000 रुपया स्पेंड कर रहा हूं 1 मिनट, ये मेरा खर्चा ज्यादा नहीं हो गया। फिर करते हैं इसका कंपैरिजन करा, अब ये 2,000 रुपया मेरा एक्स्ट्रा खर्चा क्यों हो रहा है, इसकी करते हैं वेरिएंसेस। इसको बोलते हैं डिफरेंस, को क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएंसेस। जो डिफरेंस आ रहा है 2,000 रुपया, जो 2,000 रुपया डिफरेंस आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस। फिर उसकी एनालिसिस करते हैं कि भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, फिर इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने का मतलब कि भाई इसको चेक करा कि ये डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसको ठीक करो। वाई वी आर स्पेंडिंग मोर, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट कंट्रोल। बट 1 मिनट, एक टर्म आती है इसमें बड़ी अच्छी, वन इज कॉस्ट कंट्रोल एंड अदर इज कॉस्ट रिडक्शन। ये दोनों में फर्क होता है। तुम बोलोगे सर कैसे पता चलेगा, चिंता मत करो, अभी बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताने लगा हूं कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। बट लेट मी क्लेरिफाई दिस टू यू, बोथ आर नॉट सिमिलर टर्म्स। अगर तुम बोलोगे दोनों सेम है, नहीं, तो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला कॉस्ट कैलकुलेट करना, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, फिर कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, और उसके बाद आपका काम होगा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। अब आप सोचोगे सर ये डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है। अच्छा, कैन एनीबडी टेल मी डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट कैसे हेल्प करेगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, हाउ विल अ कॉस्ट विल हेल्प मी इन डिसीजन मेकिंग, बताओ कैसे हेल्प करेगा मुझे। मैं एक सिंपल सा फंडा आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल। मान लो मैंने ये बुक बनानी है, मैं एक पब्लिशर हूं सपोज कर लो, और मैंने ये बुक प्रिंट करनी है। मुझे पता है इस बुक का जो पेज है ना, पेज वो भी मैं साथ में सारा मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, सारी बुक मैं तैयार कर रहा हूं। अगर मैं बुक खुद बनाता हूं, खुद प्रिंट करता हूं, और इसके पेज वगैरह जो है मैं खुद बनाता हूं, तो मुझे बुक की कॉस्ट पड़ती 500, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज कर लो मैं बुक पब्लिशर भी हूं और बुक सेलर भी हूं, मैं ट्रेडर भी हूं बुक्स का। अब मैं अगर खुद बना रहा हूं मुझे 500 पड़ती है, और अगर मैं इसको आउटसोर्स करवा के बनवा लूं, बाहर से कहीं से बनवा के खरीद लूं, तो मुझे 400 की पड़ती है। तो बेटर ना मैं बाहर से खरीदूंगा। तो ये डिसीजन लिया ना मैंने, इसको बोलते हैं मेक और बाय। क्या बोलते हैं, मेक और बाय। वेदर यू वांट टू मेक द प्रोडक्ट और यू वांट टू बाय द प्रोडक्ट। सपोज कर लो कई बार बंदा क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर और डीलर बंदा सेम होता है। अ पर्सन इज सेम, ही इज अ मैन्युफैक्चरर ऑल्सो, ही इज अ डीलर ऑल्सो। वो बोलेगा यार मैं खुद बनाऊंगा तो मुझे चीज महंगी पड़ती है, अगर मैं बाजार से ले लेता हूं और उसको आगे बेचता हूं मुझे सस्ती पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको हेल्प किए जाते। तो बच्चे बड़ा फटाफट से इसको नोट कर ले।
एंड इफ यू हैव अ डाउट डू लेट मी नो. जल्दी से नोट डाउन करो पहले इसको. चलो, इज इट डन? नेक्स्ट देखो बेटा. अब तुम लोगों को मैं पहले एक चीज समझाने जा रहा हूं. इसको ना हम सारा बाद में नोट करेंगे. 2 मिनट वेट कर लेना. देखो, मेरे को आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा देने में हर्ज नहीं है, बट मैं चाहता हूं अच्छे से समझ लो. मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, एक चीज होती कॉस्ट कंट्रोल और एक होता हमारे पास कॉस्ट रिडक्शन. ये दोनों में फर्क होता है. 2 मिनट सुनना. कॉस्ट कंट्रोल का मेन एम क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल का मेन एम होता है बेटा, याद रखना, कॉस्ट को मेंटेन करना एज पर द स्टैंडर्ड्स. सपोज कर लो, हमने एक स्टैंडर्ड सेटअप करा कि यार हम एक खर्चे को 10,000 से ऊपर नहीं जाने देंगे. तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक खर्चे को या एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को 10,000 रुपीज से ऊपर ना जाने दें. इसको बोलते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करना. बट अगर मैं आपसे बात करता हूं, लेट मी टेल यू, आपसे बात कर रहा हूं कॉस्ट रिडक्शन की. रिडक्शन क्या है? कि यार मैं एक कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, उसका खर्चा 15,000 है. अब मुझे ना इसको रिड्यूस करने की जरूरत है. मैंने कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट करा था, मेरे को लग रहा है मेरा खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो मैं क्या करूं कि मेरा खर्चा कम हो जाए. तो स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना, इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट कंट्रोल. और एक नॉर्मल खर्चे को कम करना, इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट रिडक्शन. दोनों में डिफरेंस है. दूसरा समझो, कॉस्ट कंट्रोल, याद रखना, सीक्स टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट. इनका मुद्दा क्या होता है? जितनी लोएस्ट से लोएस्ट कॉस्ट होती है, बिकॉज आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, जहां तक नीचे नीचे आप कॉस्ट को लेकर आ सकते हो लेकर आओ. बट याद रखना, इसमें कोई कंडीशन ऐसी नहीं होती. आपका मोटिव क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट चल रही है वो आप कम करो. इसमें कोई परमानेंट कंडीशन नहीं होती भाई. आपका सिर्फ मोटिव क्या होता है? जो कॉस्ट चल रही है उसको कम कर दो, बस. मोटिव क्या है? जो कॉस्ट चल रही है उसको आप ऑटोमेटिकली कम कर दो. अच्छा, कॉस्ट कंट्रोल में तुम्हारा एम्फेसिस किसके ऊपर होता है? पास्ट और प्रेजेंट दोनों पे. क्यों? तुम स्टैंडर्ड कैसे सेट करते हो? पिछली कॉस्ट के बेसिस पे. बट जो कॉस्ट रिडक्शन होता है, तुम हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि आज इतना कॉस्ट है, अगर मैंने इसको रिड्यूस नहीं किया तो आगे चल के मेरे बिजनेस को लॉसेस हो जाएंगे इन फ्यूचर. सो कॉस्ट कंट्रोल बेसिकली एम्फेसिस किस पे होता है बेटा? पास्ट और प्रेजेंट पे. क्यों? क्योंकि तुमने पुराने से कंपेयर करना होता है. तुम स्टैंडर्ड पहले का सेट कर चुके होते हो पास्ट में, और फिर तुम एक्चुअल आज करते हो. समझो, जो तुम स्टैंडर्ड सेट करते हो वो क्या होता है? स्टैंडर्ड जो आपने सेट करा बेटा कि मेरा खर्चा इतना होना चाहिए, वो क्या होता है? दैट इज पास्ट. और एक्चुअल से कंपेयर करना, दैट इज व्हाट? प्रेजेंट. ठीक है. बट इसमें क्या होता है कि आज मेरा खर्चा इतना है, अगर मैंने फ्यूचर में इसको ठीक नहीं करा तो मेरे को बिजनेस में लॉस होगा. कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन होता है. तुम्हारा मोटिव क्या होता है? कि तुम बच्चा इसमें कोशिश करो कि जो मेरा कॉस्ट है उसको मैं कंट्रोल करूं और मैं यहां पर उसको रोकने की कोशिश करूं. बट कॉस्ट रिडक्शन एक गलती को ठीक करना होता है. इसको करेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. कि तुम एक गलती कर रहे हो, तुम कॉस्ट बढ़ाई जा रहे हो, उसको ठीक करो. इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है. चलो बच्चा, इसको नोट कर लो भाई. जो बच्चे बेटा ऑनलाइन में क्लास लगा रहे हैं, एवरीबडी इज क्लियर यहां तक? ये देख लो बेटा, बिकॉज इसके बाद से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा. ये हमारा थोड़ा सा थ्योरी बेसिक्स था, एक बार चेक कर लो. इसके बाद से आगे सारा प्रैक्टिकल है. सारे बच्चे चेक कर लेना.
भाई एक बच्चे का सवाल था, मैं जरा इसको ऑन रिकॉर्ड शेयर करना चाहूंगा। एक हमारा ऑनरेबल बच्चा ये बोल रहा है, ऑनरेबल बच्ची सॉरी, वो ये पूछ रही कहती सर जो 10 से 15% आपने स्टार्टिंग में बोला था, क्या वो इतनी ही थ्योरी है? नहीं भाई, वो थ्योरी और भी है, याद रखना। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन थ्योरी बताई है, इससे क्या होगा, हम प्रैक्टिकल्स कर सकेंगे, राइट? अभी वो थ्योरी की क्लास सेपरेट लगनी है, मैंने ये भी बोला था स्टार्टिंग में। मैंने आपको कहा था बच्चा कि जो हम लोग जो स्टार्टिंग वाली थ्योरी है उसकी हम एक सेपरेट क्लास लगाएंगे, और वो हमने कहां से करनी है? आईसीआई बुक से, राइट? वो थ्योरी हमने याद रखना। थ्योरी एक्चुअली मैं आपको बताता हूं बेटा, इस सब्जेक्ट में ना थ्योरी आईसीआई बुक के बाहर से करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मान लो वो एमसीक्यूज भी डालते हैं ना, तो लैंग्वेज वो आईसीआई की रखते, राइट? तो इस पूरे सब्जेक्ट में थ्योरी में कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा अब आईसीआई बुक के बाहर से करेंगे, अब वहीं से करेंगे सारी की सारी। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को? नोटेड है सारा? अब आइए प्रैक्टिकल का पहला एस्पेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। लिखिए हेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट शीट। लिखो बच्चा, हमारी हेडिंग क्या है? कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट बेसिकली क्या है समझो। देखो आपको पता है, सबसे पहले एक होती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आप कैलकुलेट करते हो। अब टोटल कॉस्ट को आप क्लासिफाई करते हो दो हिस्सों में, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट बच्चा जिसको हम प्राइम कॉस्ट भी बोल सकते हैं, याद रखना, डायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम प्राइम कॉस्ट बोल सकते हैं। और जो प्राइम कॉस्ट होती है उसके फर्दर ऑन 3 क्लासिफिकेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एलिमेंट्स। क्या चीज होती है बेटा प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कॉस्ट शीट हमें बनाने के लिए पहले इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। हम कॉस्ट को डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, एक होगा डायरेक्ट कॉस्ट, एक होगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर कॉस्ट शीट में सारी कॉस्ट आती है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी? हां जी सारी आती है, ठीक है। अब कॉस्ट शीट क्या है ये मैं आपको अभी अगले पेज पे बताने लगा हूं, बट अभी आपने एक बात को समझना है बच्चों, याद रखना, कॉस्ट शीट के अंदर आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट आती है, आपके पास क्या आती है बच्चा? इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट को हम 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप लोग डायरेक्ट समझते हो, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। एक होती इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब ये क्या होते हैं? फैक्ट्री में हम लोग कुछ ना काम करते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शंस। फंक्शन बेस्ड हम कुछ छोटे मोटे खर्चे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री में हमने कुछ प्रोडक्शन के दौरान खर्चे करे, प्रोडक्शन के दौरान जो खर्चे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिर फैक्ट्री में बेटा थोड़ा मैनेजमेंट भी होता है ना, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस का काम भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। बट आपको पता है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, गुड्स को बेचने के लिए कई बार सेलिंग खर्चे भी करने पड़ते हैं। सर सेलिंग खर्चे कौन से होते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है यार, मैंने एक सेल्समैन को कमीशन दे दी, मान लो मैंने एक डिलीवरी वैन खरीद ली, वो क्या कर रही है? घर घर जाके गुड्स डिलीवर कर रही है, होम डिलीवरी जा रही बेटा गुड्स की। ये सारे कौन से होते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चा, कॉस्ट शीट जब भी बनाओगे याद रखना, कॉस्ट शीट को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे, नंबर 1 डायरेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होता है याद रखेंगे उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, और इनडायरेक्ट बेसिकली ओवरहेड्स होते हैं। डायरेक्ट के 3 पार्ट हमेशा याद रखेंगे, एलिमेंट वाइज डायरेक्ट के 3 पार्ट, दैट इज याद रखना। अब आगे से ना मैं इसको एब्रीविएशंस में थोड़ा लिख दूंगा। डायरेक्ट मटेरियल को मैं लिख दूंगा डीएम, डायरेक्ट लेबर को डीएल एंड डायरेक्ट एक्सपेंस को डीई। प्रोडक्शन ओवरहेड को मैं कई बार लिख देता हूं सम्स करते करते पीओ, दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एओ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एसओ सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है। बट दीज एब्रिविएशंस आर नॉट लीगली अलाउड। हम लोग जब सम्स बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं तो हम इसमें थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, बट एग्जाम्स में यू हैव टू यूज द इंटायर वर्ड, आपको एब्रिविएशन नहीं यूज करनी।
हाँ जी बच्चों, ये क्लियर है? ठीक है, अब सुनो, कॉस्ट शीट क्या होती है, एक मीनिंग लिख लें कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो सारे के सारे कॉस्ट को ब्रेक करती है और बाद में सारे कॉस्ट को बिल्डअप भी करती है। कहने का मतलब वो कॉस्ट को क्लासिफाई करती है और बाद में सारा इकट्ठा करके आपको बताती कि ये कॉस्ट है टोटल। ठीक है, तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो कॉस्ट को क्लासिफाई भी करेगी। ब्रेकअप मतलब होता है बेटा, ब्रेकअप मतलब ये नहीं किसी का दिल टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। यहां पर ब्रेकअप का मतलब याद रखना, तो यहां तुम्हारा वो वाला ब्रेकअप नहीं है। यहां ब्रेकअप का मतलब क्या है कि भाई तुम्हारी कॉस्ट को तोड़ना, कॉस्ट को अलग अलग हिस्सों में बांटना। जैसे मैंने आपको भी ऊपर बताया कि हम कॉस्ट को अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के फॉर्म में। तो इसी तरीके से आपकी कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कॉस्ट को ब्रेक करती है। फिर वो क्या करती है, वो कॉस्ट को बिल्डअप करती है। मतलब सारी स्टेटमेंट के अंदर हम हर तरह की कॉस्ट लिख देते हैं और बाद में उसका टोटल करते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है कंसोलिडेशन ऑफ द डिटेल कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। दैट मींस आपके जो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी वो सारी की सारी कॉस्ट शीट के थ्रू पता लगती है। तो एक डिटेल पूरा कॉस्ट स्टेटमेंट बनता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट शीट। हाँ जी बच्चों, इज इट डन? ठीक है, नोटेड? कोई नोट तो नहीं कर रहा बेटा? चलो डन। अब एक काम करो, कॉस्ट शीट के अंदर ना फॉर्मेट होता है। एक बात याद रखना, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करा है। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट होते हैं दो जिनों के लिए। अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, इसको नोट नहीं करना, रुक जाओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसका नाम क्या है, तू है जरूरी। कहने का मतलब बेटा एक मिनट, मैं थोड़ा पहले आपको क्लासिफाई करता हूं। ये तू है जरूरी का मतलब ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जरूरी, इधर मत देखना, राइट? कुछ बच्चे बेटा साइड में देख रहे होंगे तू है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं फॉर्मेट जरूरी है, याद रखना। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में रखना, कॉस्ट शीट का कोई भी सम तुम उसके परफॉर्मा के बगैर नहीं कर सकते हो, उसका फॉर्मेट तुम्हें आना चाहिए। लाइक बचपन में याद करो, तुम्हारे स्कूल में सुंदर सी एक टीचर आती थी +1 में, तुम्हें जर्नल का फॉर्मेट सिखाती थी। बेटा जर्नल ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है, डेट आता है, पर्टिकुलर्स आता है, फिर यहां बड़े फालतू सा कॉलम बनाते थे लेजर फोलियो, जो कभी काम ही नहीं आता था। याद आया? इस फॉर्मेट के बगैर जर्नल नहीं बनता। इसी तरीके से याद रखो बच्चा लोग, इस फॉर्मेट के बगैर कॉस्ट शीट नहीं बनती। ठीक है, अभी कोई इंसान बेटा इसको साथ साथ नोट नहीं करेगा, 2 मिनट के बाद नोट करते हैं। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करा है आपके लिए। एक है बेटा आपके पास पार्ट 1, इसको बोलते हैं सिंपल कॉस्ट शीट। सिंपल कॉस्ट शीट मैं किसके लिए बना रहा हूं, मान लो तुम्हारे पास सब में स्टॉक्स नहीं है। स्टॉक्स मतलब ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है। मान लो क्वेश्चन में ना तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है। कई बार छोटे क्वेश्चन आ जाते होते हैं जिनमें स्टॉक्स नहीं होते। ठीक है, तो उस केस में तुमने सिंपल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फॉलो करना है। क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको जोड़ा। मैंने क्या बताया था, इन तीनों को जोड़ के क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। फिर अच्छा एक चीज और है, इसमें एक बात याद रखना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मतलब यहां पर बच्चा हम नानी हाउस नहीं आए हैं कि इसको ऊपर लिख दे इसको नीचे लिख दें। ये एक भी ऑर्डर ऊपर नीचे हुआ तो बेटा नानी गुस्सा हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है डकनो? यहां तुम नानी हाउस नहीं है कि जहां मर्जी जो मर्जी लिखी जा रहे हो। इसके ऊपर नीचे भी नहीं करना। सर आपका मतलब भाई इसको पहले लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है। कल को मेरा मन करे मैं डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर लिख दूं तो ये भी नहीं चलना। बच्चों बात समझ में आ रही है? ऊपर लिख दिया मैंने ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, यू हैव टू मेंटेन दिस ऑर्डर। अगर क्वेश्चन में मान लो डायरेक्ट मटेरियल है ही नहीं तो ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद डायरेक्ट लेबर, बट इफ डायरेक्ट मटेरियल इज देयर यू हैव टू स्टार्ट विद डायरेक्ट मटेरियल ओनली। अच्छा, प्राइम कॉस्ट आया, फिर फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहां फैक्ट्री ओवरहेड का क्या फंडा होता है, इसके ना बहुत सारे नाम होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को कुछ लोग कहते हैं वर्क्स ओवरहेड, एक ही बात है। वर्क्स फैक्ट्री एक ही बात है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ये सब एक ही बात होती है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड होता है। तो ये क्या नंबर 4 है। सर इसका भी ऑर्डर? हाँ जी इसका भी ऑर्डर। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड आता है।
फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हो ना, तो उसके बाद जो कॉस्ट आती है उसे बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम, ऑल्टरनेटिव नेम्स याद रखने पड़ेंगे भाई। फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? वर्क्स कॉस्ट। याद रखना, वर्क्स और फैक्ट्री एक ही बात होती है, याद कर लो। फैक्ट्री, वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एक ही बात होती है। फैक्ट्री, वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। मैंने ना सारी वैरायटी कवर करी है नोट्स में, ताकि तुम लोग को सम करते हुए दिक्कत ही ना आए। कल को सब में लिखा हो वर्क्स ओवरहेड, तुम बोलोगे ये क्या चीज है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, फिर इसमें हम क्या ऐड करते हैं बेटा? इसमें हम क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, ठीक है, और कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं उसको ऐड करते हैं। सर ये कौन सा खर्चा होता है? सपोज कर लो तुम फैक्ट्री में काम कर रहे हो, फैक्ट्री में प्रोडक्ट तुम्हारा सेमी फिनिश गुड्स में बन गया, सेमी फिनिश गुड्स बन गया। अब उसके बाद क्या होगा? उसका क्वालिटी चेक होता है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ठीक है। कई बार उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। फिर उसकी पैकेजिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। अच्छा, फिर कई बार ना हम लोग कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स करते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। अब बच्चा बोलेगा सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे तो क्या वो क्वेश्चन में गिवन होंगे? यस, वो लिखे होंगे। इसका आपको मैं थोड़ा एक लाइव एग्जांपल देता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन से हो सकते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुझे एक बात बताओ, मान लो बेटा फैक्ट्री सुपरवाइजर है, रजिस्टर लेकर घूम रहे हैं, हाँ जी ये लेबर इतना काम कर रहा है, हाँ जी बेटा रजिस्टर पकड़ लिया उसने, फैक्ट्री में घूमी जा रहा है। भैया फॉलो फैक्ट्री का अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अकाउंटेंट, अब वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, फैक्ट्री का काम नहीं कर रहा, वो बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है। बट उसका काम क्या है? हर यूनिट पे, हर मशीन के पार्ट पे कितने कितने यूनिट्स बन रहे हैं, उसका काम है उसको चेक करना। अब वो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से। उसका काम है बेटा कि हर बंदे को मटेरियल सप्लाई करना। मटेरियल अगर सप्लाई रुक गई तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। अब वो क्या काम कर रहा है? वो वैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, बट वो काम क्या कर रहा है? प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो इस केस में इसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसको हम जोड़ते हैं तो ये मेरे पास क्या आता है बच्चा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फेमसली सीओपी। याद रखना डकनो, ये ऑर्डर चौथा पांचवा, उसके बाद सीओपी आ गया। फिर तुम लोग ऑफिस के सारे खर्चे, ये सारे ऑफिस के खर्चे, जनरल ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इनको ऑफिस ओवरहेड्स भी बोलते हैं। देखो मैंने सारे नाम यहां पे यूज करे। फिर सातवां क्या बोलते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है, सारे सेल्स के खर्चे। और उसके बाद जब इनको भी जोड़ते हो तो आपके पास क्या टर्म आती है बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिकली क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको याद होगा बचपन में हम एक टर्म यूज करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स नाउ। अब इसको सेल से कंपेयर करते हैं और डिफरेंस आता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट या लॉस। यही कैलकुलेट करती कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट का बेसिकली काम क्या होता है? एक तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, एक प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना। क्योंकि कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको बिजनेस की मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी भी बताती है। बच्चों फॉर्मेट नंबर 1 इज क्लियर? एवरीवन नोट इट डाउन प्लीज, एंड प्लीज मेक श्योर ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन्ड, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी बच्चे सारे ऑर्डर है, मतलब पहले ऊपर क्वालिटी कंट्रोल आएगा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आएगा। देखो बच्चा मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये क्वालिटी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये दो अलग अलग टर्म है, राइट? तो पहले आप कह सकते हो क्वालिटी कंट्रोल आएगा, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आता है। हाँ, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट इज वन टर्म, गॉट इट? दिस इज वन टर्म, ये वाला। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज अनदर टर्म। अच्छा एक चीज और पहले क्लेरिफाई कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा होगा तभी यहां पर आएगा, अदरवाइज नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या होता है? ऑफिस।
बच्चों पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ठीक है जी, नोट करें। और कोई सवाल? नोट करें बच्चा।
ओके गाइस, इट्स डन। ठीक है, अब आइए बेटा इस फॉर्मेट का पार्ट 2। देखो ये है पार्ट 1 जो हमने भी करा, दैट वाज पार्ट 1 ऑफ द फॉर्मेट। दिस वाज सिंपल कॉस्ट शीट विदाउट स्टॉक्स। अब हम लोगों ने करना है बच्चा इसका पार्ट 2। हाँ जी, हाँ जी, करो। यही है बच्चा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब पार्ट 2 जो है वो बेसिकली क्या होता है बेटा, विथ स्टॉक्स। अब अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन में स्टॉक्स है तो आपको बनानी पड़ती है कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट शीट। ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, आपको क्या बनानी पड़ेगी, कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट शीट। अगेन स्टॉप राइटिंग, विल नोट इट डाउन एट द लास्ट, अभी नहीं, वेट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं बच्चों बेटा 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, बट ये बेसिक है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। पहला क्या था, तू है जरूरी। दूसरा क्या है, तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी। ये बेटा जिंदगी का सिंबल है, याद रखना, राइट। तो याद रखना बेटा, जब तक आप कॉस्टिंग करते रहोगे तब तक तू है जरूरी, तेरे बिना जिंदगी अधूरी, ये दोनों काम आएगा। अब ये क्या है बेटा, आपके पास कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमारे पास बच्चा, याद रखना, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे भाई, ये आएगा विथ स्टॉक्स। ठीक है, और इसको हम लोग नाम दे सकते हैं कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट शीट। ये ठीक कर लेंगे, हमारे टाइपस भैया ने थोड़ी, उनको हैबिट ही पड़ गई, एक आध शगुन डालना ही होता उन्होंने। ठीक है, अब तक तो बेचारे को आदत ही पड़ गई, एक आध शगुन डालेगा ही डालेगा बीच में। तो भाई साहब परफॉर्म ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट शीट क्या हो गया बेटा, समझो। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आया अगर ये गिवन होगा, बिकॉज अब यहां पर आपके पास ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ गिवन होंगे। अच्छा, आई थिंक सारे बच्चों को एक बात तो पता है कि हमारे जो स्टॉक्स होते हैं, हमने ये फाउंडेशन में भी सीखा हुआ है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोसेस, एक होता है फिनिश गुड्स। ये सारे बच्चों को पता है बेटा। रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या हो गया भाई, आपका स्टॉक अभी रॉ मटेरियल के फॉर्म में है। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस जिसको हम सेमी फिनिश गुड्स बोलते हैं, और आपके पास फिनिश गुड्स कौन से हो गए, जो आपके गुड्स कंप्लीट और रेडी है। अच्छा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आता है, इसमें आती परचेजेस। परचेज में अगर आपने परचेज के दौरान कोई खर्चे करे उसको ऐड कर लिया, परचेज के दौरान किए गए सारे खर्चे ऐड बैक कर लिए, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपने कर लिया माइनस। करने के बाद इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, फिर हमने इसमें लेबर और एक्सपेंसेस डाला, आपके पास क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट। अगेन दोबारा लिखने की जरूरत है, ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन बच्चों, सो डोंट फॉरगेट टू मेंटेन द ऑर्डर। अच्छा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड इसमें ऐड करें, एक मिनट रुक जाओ। अब फैक्ट्री ओवरहेड जब इसमें ऐड करते हो तो याद रखना इसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्यों, फैक्ट्री ओवरहेड के साथ ही आता है वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक बच्चा यहां पर हम माइनस करते हैं। याद रखना, ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, तभी जाकर मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, तो सारे बच्चे याद रखना, ओपनिंग स्टॉक हमने ऐड करा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा, क्या आता है बच्चा मेरे पास, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। अच्छा, फिर इसमें अब देखो डिफरेंस समझ में आया, डिफरेंस आ गया, इसमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फिर आता है आपके पास क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट अगर कोई होगी तो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अगर सपोज कर लो कोई है तो। और अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन से, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्राइमरी पैकिंग की कॉस्ट, ये सब ऐड करेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है हमारे पास ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं जिसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। बाय प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, जो प्रोडक्ट आप बनाना नहीं चाहते वो साथ में बन जाते हैं।
अब आप क्या कर रहे हो, आप उसको स्क्रैप के तौर पे सेल कर रहे हो। आपको पता है एनी सेल ऑफ स्क्रैप विल रिड्यूस माय कॉस्ट। हमने अकाउंट्स के जमाने से सीखा ये सब बातें, हम अकाउंट से सीखते आ रहे हैं कि हम कोई भी स्क्रैप की सेल करेंगे उससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। चलो ये कॉस्ट कम हो गई। याद रखना जब आप ये सारा कुछ करते हो, नाउ दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी। यहां पर सारा करने के बाद बच्चा क्या आएगा, सीओपी। अब इसमें फिर लास्ट में देखो, पहले स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल आ गया, फिर बीच में आया वर्क इन प्रोग्रेस, अब आएगा फिनिश गुड्स। अब यहां पर बच्चा याद रखना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आता है। जब मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी ऐड करता हूं ना, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स रेडी फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। इतने गुड्स मेरे बिकने के लिए तैयार है। देखो प्रोडक्शन हो गई, प्रोडक्शन में मेरे पास पहले से गुड्स पड़े हुए थे जो फिनिश गुड्स थे साल के शुरू में, उसको जोड़ दिया, लॉजिकली सुनना, उसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद बच्चा मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे गुड्स रेडी फॉर सेल। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? रेडी फॉर सेल गुड्स तैयार है मेरे पास। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दूंगा, मतलब ये वो गुड्स हैं जो अनसोल्ड हैं। ये कौन से हैं, अनसोल्ड वाले, साल के एंड में जो अनसोल्ड है। तो मैंने बेचे कितने हैं, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, गॉट इट। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। अच्छा अब यहां पर पिछले वाले में याद करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम चीज थी, याद आया। फॉर्मेट नंबर 1 में कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो सेम, बट फॉर्मेट नंबर 2 में यहां पर फर्क पड़ जाएगा। क्यों, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, फिर इसमें ऑफिस के और सेलिंग के खर्चे ऐड करोगे, देन यू विल कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ कॉस्ट ऑफ सेल्स आउट हियर मींस टोटल कॉस्ट। So in this format, the entire part is different. अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं सेल्स के साथ, और याद रखो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट या लॉस। पर बच्चों इसमें एक कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंडा जो आपको दिमाग में रखना है। वो क्या, एक मिनट, अब आएगा बेटा नाना नाना नारे। समझो, तुमने गाना सुना दिलेर मेहंदी का, ये वाला तुमने गाना नहीं सुना दिलेर मेहंदी का, लो भाई साहब बड़ा फेमस गाना है, नाना नाना नारे नारे नारे। मतलब अब इसको याद रखना है, क्या है बेटा इस गाने का मेरा यहां डालने का मतलब, भाई साहब कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो कॉस्ट शीट में नहीं आएंगी कभी भी। इन आइटम्स को हम लोग कॉस्ट मानेंगे नहीं। कौन सी आइटम्स को, ध्यान से सुनना, कॉस्ट शीट बनाते वक्त जितनी भी आप कॉस्ट शीट कैलकुलेशन करोगे, इन आइटम्स को आप कॉस्ट शीट नहीं लोगे। नंबर 1, ऑल नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। कॉस्ट इज समथिंग विच रिलेट्स टू बिजनेस, याद रखना। तो याद रखना बच्चा, हम लोगों को यहां पर इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड रिसीव कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं शो करना, ठीक है। दूसरा, कोई भी लॉसेस या प्रॉफिट्स ऑफ कैपिटल नेचर, जैसे मान लो तुमने इन्वेस्टमेंट बेची, मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये सब कॉस्ट शीट में नहीं आता, क्योंकि ये तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। सोचो ना, ये सब तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है नहीं, तुम्हारा काम क्या एसेट बेचना है, नहीं। हम लोग गुड्स की कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट का मतलब बेटा क्या होता है, गुड्स की कॉस्ट, जिससे हमारा बिजनेस डील करता है। अच्छा, तीसरी बात, आइटम्स नॉट रिप्रेजेंटिंग एक्चुअल कॉस्ट बट डिपेंड्स ऑन आर्बिट्रेरी डिसीजंस एंड पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक मैनेजर है, मैंने इसको अच्छी खासी सैलरी पे कर दी, अब बेटा ये मेरी कंपनी की मर्जी है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा मेरे एक मैनेजर है, उसने इस साल बहुत अच्छा काम करा, ये रेगुलर का खर्चा नहीं है मेरा, मैंने बोला चल यार तूने बहुत अच्छा काम करा, ले यार तेरे को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया। भैया इसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना, इसको कहते हैं कॉस्ट ड्यू टू अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस। सिंपल भाषा में, अबनॉर्मल सर्कमस्टांस में जो कॉस्ट आती है, मतलब ये एक्चुअली में होती नहीं है, बट ये तुम्हारी अपनी डिसीजन होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम कहते हो यार नॉर्मल रेट से मैं ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, तो अपनी कॉस्ट बढ़ा लेता हूं, बट दैट इज नॉट सेंसिबल। सपोज यू आर यूजिंग अ मशीन,
मशीन का नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। तुम बोलते 15% लगाऊंगा, तुम्हारी मर्जी है, बट नॉर्मल रेट क्या है बच्चा? 10%। सो कुछ लोग फालतू में कॉस्ट बढ़ाते हैं अपने आर्बिट्रेरी डिसीजंस को लेकर। वो डिसीजन की जो कॉस्ट होती है वो एक्चुअली में कॉस्ट शीट में नहीं आती। कोई भी प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन, बेटा ये सब फाइनेंशियल नेचर की आइटम्स होती हैं। आप नोटिस कर रहे हैं एक बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नेचर की चीजें कॉस्ट शीट में नहीं आती। ध्यान से देखो, जैसे सपोज कर लो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती थी, पीएल में क्रेडिट साइड पे दिखाते थे। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट लॉस पीएल में दिखाते थे या नहीं आते? ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन, फॉर एग्जांपल डिविडेंड पे करना, रिजर्व्स को अपना ट्रांसफर करना, ये सब चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। ये चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्यों दिखाते हैं? जरा नींद खोल के मेरी बात सुनना। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हमें कंपनी का प्रॉफिट लॉस निकालना है, पूरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन देखना है। बट यहां पर कॉस्ट शीट में मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। मुझे क्या निकालना है? मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। तो मुझे ये सब चीजें चाहिए नहीं। सपोज कर लो इनकम टैक्स, मैंने मान लो बेटा प्रॉफिट बेस्ड फ्लोस कर लिए, मतलब इनकम टैक्स। व्हाट इज प्रॉफिट बेस्ड आउटफ्लोस? इनकम टैक्स, इसको कंसिडर नहीं करते। बट एक बात याद रखना, एनी सॉर्ट ऑफ बोनस पेड टू वर्कर्स इज ट्रीटेड एज कॉस्ट। ऑलवेज रिमेंबर, एनी सॉर्ट ऑफ बोनस, बिकॉज बोनस इज अ पार्ट ऑफ वेजेस। सो बोनस को कॉस्ट मानते। अब सर हमने ये लाइन यहां पे क्यों यूज करी? जरा दिमाग में रखो बच्चा, अच्छे से मेरी बात समझो। प्रॉफिट बेस्ड आउटफ्लोस, प्रॉफिट बेस्ड आउटफ्लोस। व्हाट इज प्रॉफिट बेस्ड आउटफ्लोस? जो प्रॉफिट पे बेस्ड होता है। मैं वर्कर को बोलता हूं कि भाई तेरे को बोनस दूंगा अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो। अच्छा, बट ये जो बोनस है ये मैं वर्कर को दे रहा हूं। अब सपोज फैक्ट्री के वर्कर को मैं बोनस दे रहा हूं, समझो मेरी बात को। सपोज कर लो बच्चा, अगर मैं फैक्ट्री के वर्कर को बोनस दे रहा हूं, तो बेटा फैक्ट्री के वर्कर को अगर मैं बोनस दे रहा हूं तो क्या वो मेरे कॉस्ट में ऐड नहीं होना चाहिए? वो तो डायरेक्ट लेबर का खर्चा है। बट ऐसे ही अगर मैं इनकम टैक्स पे करता हूं जो कि प्रॉफिट पे बेस्ड होता है, क्या इनकम टैक्स मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट में आता है? नहीं, इनकम टैक्स नहीं आता। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? तो सारे बच्चे बड़ा याद रखो। अच्छा, फिर इसमें जितने भी हमारे पास दूसरे खर्चे हैं, कौन कौन से? अच्छे से सुनना, कौन कौन से बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डू नॉट टेक इट लाइटली। अच्छे से सुनो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए तुम्हें कोई लॉस हो गया, जैसे बैड डेप्स, कोई पेनल्टी पड़ गई, फाइन पड़ गया, कोई आग लग गई, चोरी हो गए गुड्स। ऐसे खर्चे कॉस्ट शीट में कभी नहीं दिखाते। सिंपल सी भाषा में याद रखो, जितने फाइनेंशियल नेचर के खर्चे होते हैं कॉस्ट शीट में नहीं आते। जैसे मान लो इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउड, ये सब बेटा हमारे पास फाइनेंशियल नेचर के आइटम्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये खाली क्या करते हैं बेटा? ये आपके वहां पर एक कंपैरिजन लेवल को खराब करते हैं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कॉस्ट वो तो बाद में आता है, बेचने के टाइम पर आता है। आपको पता है कैश डिस्काउंट कब आता है? जब पैसे मिलने होते हैं। प्रोडक्शन के टाइम पे तो कैश डिस्काउंट होता नहीं है, वो तो चीजें बनने के बाद जब बिकती है तब आता है। अच्छा, फिर कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो इंप्यूटेड नेचर की होती हैं। बेस्ट एग्जांपल, हम लोग क्या करते हैं अकाउंट्स में? क्या मानते हैं? ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगा। याद है ये सब बातें? ये सब कहते हैं इंप्यूटेड आइटम्स। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखा सकते हो बट कॉस्टिंग में नहीं दिखाते। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब आपने सुना होगा इसी टर्म, गुडविल राइट ऑफ करो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करो, ये सब फिक्टिशियस एसेट, इनटैंजिबल एसेट राइट ऑफ करना कॉस्टिंग में कोई काम नहीं है। लॉजिक से सोचो, कॉस्टिंग में क्यों काम नहीं है? बिकॉज कॉस्टिंग का मतलब होता है मैंने एक प्रोडक्शन करी है, उस प्रोडक्शन से मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। और उस कॉस्ट पर यूनिट के लिए मुझे सब चीजों का कोई काम नहीं है, बिकॉज ये चीजें सब बाद में आती हैं। ये सब आफ्टर प्रोडक्शन है। ये सब कौन सी है? पोस्ट प्रोडक्शन। मुझे कौन सी चाहिए? प्री प्रोडक्शन। बेटा एवरीबडी अंडरस्टूड द डिफरेंस?
भाई साहब जितने बच्चे ऑनलाइन में क्लास लगा रहे हो, एवरीबडी अंडरस्टूड द डिफरेंस? जल्दी से बड़ा थम्स अप कर दो, यस या नो। तो याद रखना भाई, इसलिए इसका नाम रखा है नाना नाना नारे, बिकॉज नॉट टू बी शोन इन कॉस्ट शीट। चलो अब एक काम करो, सारे बच्चे पार्ट 2 पूरा नोट करो। हाँ जी बच्चा, सेलिंग कमीशन आती है। अब जैसे मानो अपने सेल्समैन को कमीशन पे करी, आएगी। हाँ जी, देखो बेटा, अब फैक्ट्री को सुपरवाइज करने के लिए आपने एक सुपरवाइजर रखा। छोटा सा एग्जाम्पल समझो, सुपरवाइजर हो गया एडमिनिस्ट्रेशन काम। तो बताओ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उसके बगैर तुम्हारी प्रोडक्शन रुक सकती है। यू गॉट माई पॉइंट? सो आई वॉन्ट टू से वी विल इंक्लूड ऑल द कॉस्ट विच इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल भाषा में, एवरी प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, यू नो अंडरस्टैंड, प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, and every post production cost is a part of financial accounting. You got it? Simple words में। नोट करे बच्चा।
बच्चा ये नोटेड है सारे बच्चों का? चलो बेटा अभी एक काम करो, फर्स्ट डे है, ये थोड़ा सा काम कर लो, बट याद रखना भाई इसको पढ़े बगैर मत आना कल, एक बार इसको रीड करना पड़ेगा। तो भाई कल हमने इसके क्वेश्चन शुरू करने और फिर क्वेश्चंस करने में मुश्किल होगी। मेक श्योर रीडिंग एवरीथिंग एंड कमिंग बेटा, ठीक है? ठीक है।